हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा लिक्विडिटी रेशो फिनिश हो गई हैं, उस पर बेस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8 और 9 ये आज का होमवर्क है, मैं कल ही बता चुका हूँ। ठीक है, आज कुछ और होमवर्क भी मिलेगा, आज ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है ना, आपका फेस्टिवल ख़राब नहीं करते। ठीक है, 6, 7, 8, 9 इलस्ट्रेशन क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो ट्राई कर लेना। ठीक है, और बाबू आज एक नया कंसेप्ट लिखते हैं, कंसेप्ट नंबर 64 लिखना जरा बेटा। कंसेप्ट नंबर 64 सोल्वेंसी रेशो। बेटा मेरी तरफ देखना 2 मिनट। सोल्वेंसी रेशो पे मैं मैटर नहीं लिखवा रहा आपको, सोल्वेंसी रेशो पे मैं पहले ही लिखवा चुका हूं बेटा मैटर। सोल्वेंसी रेशो ये इंडिकेट करती है बेटा कि फर्म की एबिलिटी कितनी है अपनी लॉन्ग टर्म डेट पे करने की। जहां बेटा लिक्विडिटी रेशो ये इंडिकेट करता है फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो बेटा ये इंडिकेट करता है फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कि फर्म कितनी अच्छी से अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे कर सकती है। सबसे पहली रेशो, इसमें 3 रेशो मुझे पढ़ानी है बेटा। सबसे पहली रेशो का नाम है बेटा डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो बाबू सबसे सिंपल ये रेशो क्या है? डेट इक्विटी रेशो सिंपली मींस डेट अपॉन इक्विटी। बहुत आराम से समझना, अब मत लिखो, अभी सुन लो बेटा। डेट इक्विटी रेशो क्या बताती है बेटा? डेट अपॉन इक्विटी। बाबू डेट अपॉन इक्विटी, पहली बात तो मैंने बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, मैंने लिखा है इक्विटी। इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल में जमीन और आसमान का अंतर होता है बेटा। बहुत आराम से इस चीज को समझ लो क्या कहना चाहता हूं बेटा। अगर हम टी फॉर्म बैलेंस शीट ना बनाएं और बेटा वर्टिकल फॉर्म में बनाएं जैसे कि कंपनीज एक्ट ने हमें कहा था, तो बेटा लायबिलिटी साइड 4 चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी 4 चीजें? शेयर होल्डर फंड सबसे पहले, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है बेटा? शेयर कैपिटल आती है और रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं। थर्ड एलिमेंट मुझे चाहिए नहीं, ये मेरे को चाहिए नहीं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ऐसे करके पूरा हो जाता है बेटा। और एसेट साइड 2 ही चीजें हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। मैं अभी सब हेड की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है ना बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी का मतलब होता है बेटा जनरल केस में मालिकों का लगा हुआ पैसा, दैट सिंपली मीन्स शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, यानी कि कुल मिला के बताऊं तो इक्विटी में 3 चीजें आती हैं बेटा। कौन सी 3 चीजें आती हैं? ये मैं मतलब ब्रॉड बात बोल रहा हूं, ठीक है ना। कौन सी 3 चीजें आती हैं बेटा इक्विटी में? शेयर कैपिटल वर्ड लिखा है, शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। ऑल्दो ये ना एक बड़ा पेचीदा सा मुद्दा है कि प्रेफरेंस को आपने ओनर फंड कैसे मान लिया, मालिकों का पैसा कैसे मान लिया, अभी करूंगा चर्चा इसके ऊपर। और बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, यानी कि बेटा इक्विटी में गिन के 3 चीजें आएंगी। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 2 शेयर कैपिटल हैं बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये आता है इक्विटी में। यानी कि पूरा पहला पूरा हेड बेटा किस में आने वाला है? इक्विटी में। एंड व्हाट अबाउट डेट? देखो मैं डेट के ऊपर चर्चा कर चुका हूं, टोटल डेट के ऊपर मैंने कल चर्चा की थी। टोटल डेट किससे मिलकर बनता है? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटी। बेटा जब हम ये डेट वर्ड लिखते हैं ना सिर्फ, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट, दैट सिंपली मीन्स ये नॉन करंट लायबिलिटी। समझ आई? पहले बताओ ये बात क्लियर हुई? यानी कि बेटा मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं? देखो कुल मिला के तो बेटा इससे ये पता लगता है कि बेटा बिजनेस में पैसा कितना लगा गया। आपको पता है डेट प्लस इक्विटी को हम क्या बोलते हैं प्यार से? डेट समझते हो ना? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट की चर्चा करिए, नॉन करंट लायबिलिटी की चर्चा करिए। इसे हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, कि बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। हम नॉन करंट लायबिलिटी को बिजनेस में लगा हुआ पैसा नहीं मानते, बिजनेस में पैसा लगा होता है ये प्लस ये। बाबू तो डेट इक्विटी रेशो से पता क्या चलता है? देखो समझाने के लिए एक बात बोलता हूं। मान लो ये ऐसे आया, डेट आया 15 लाख, इक्विटी आया 12 लाख। आपको पता है इससे क्या पता लगा? बिजनेस में टोटल 27 लाख रुपए लगा हुआ है।
27 लाख में से 15 लाख लोगों का पैसा है, सिर्फ 12 लाख ही आपने अपना लगाया हुआ है। रीड करना आया बेटा? डेट क्या होता है? लोगों का लगा हुआ पैसा, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, याद है ना बेटा? एल्डोल। जनरली इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन ही आते हैं बेटा। डेफर्ड टैक्स हमारे कोर्स में नहीं है, अदर में भी कोई खास बात है नहीं हमारे कोर्स में। यानी कि बेटा क्या क्या? बैंक का लोन, डिबेंचर से लिया हुआ पैसा, पब्लिक डिपॉजिट से लिया हुआ पैसा, ये सब कर्जे ही तो हैं। डेट का मतलब अपने आप में कर्जा होता है। अगर बेटा मैं बोल रहा हूं ये इसका न्यूमरेटर 15 लाख है, डिनोमिनेटर 12 लाख रुपए, तो पता तो लग रहा है बेटा कि इक्विटी 12 लाख है, मालिकों का पैसा सिर्फ 12 लाख है, सारा कर्जा ही कर्जा है 15 लाख रुपए। 27 लाख में तो 15 लाख का कर्जा लेके चला रहे हो आप बिजनेस, यही तो इंडिकेट कर रहा है। आप रटते हो बेटा, मैं कहता हूं इससे ज्यादा तो रीडिंग हो ही नहीं सकती किसी और सब्जेक्ट में। अकाउंट्स तो सारी बात ही रीडिंग पर है। समझ आया अभी तक जो बोला मैंने? बेटा बता देता हूं आइडियल डेट इक्विटी रेशो क्या मानी जाती है। देखो हमारे दिमाग में ना बड़ा मिथ होता है कि अपना पैसा बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? आपको लगता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं एक कंपनी मैंने स्टार्ट करनी है, ऑनर फंड अच्छा होता है या बोरोड फंड? ऑनर फंड मतलब इक्विटी, बोरोड फंड मतलब डेट। बाबू अच्छा क्या होता है, ऑनर फंड या बोरोड फंड? बाबू लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि सबसे अच्छी चीज होती है ऑनर फंड, बोरोड फंड सबसे अच्छा होता है, ठीक है ना? ये बात मैं क्लियर भी करता हूं, ठीक है ना? आप सबका मोस्ट वेलकम है। मेरे को मंडे को यही बात, मंडे तो नहीं खैर वेडनेसडे, मुझे ये बात बीएसटी में पढ़ानी है, ठीक है ना? मेरा नेक्स्ट टॉपिक यही है, आप वहां के पढ़ लेना बेटा। मैंने इसी टॉपिक पे चर्चा करनी है, वो टॉपिक डेट इक्विटी से ही रिलेट करता है, पूरा का पूरा टॉपिक। बेटा हमेशा ध्यान रखना, लोगों का पैसा बहुत अच्छा होता है कंपनी के लिए, कभी मालिकों का पैसा अच्छा नहीं माना जाता बेटा, ठीक है ना? आपको बता देता हूं बेटा, डेट इक्विटी रेशो आइडियल 2:1 है। यानी कि बेटा अगर डेट 2 गुना भी हो जाए ना इक्विटी का, तो भी बेटा माना जाता है कंट्रोलेबल सिचुएशन है, उतार देंगे कर्जा। लेकिन अगर ये 2:1 के बियॉन्ड जाना शुरू हुआ, देखो अगर ये 2:1 से कम आ रहा है तो बेटा लॉन्ग टर्म जो भी बेटा इन्वेस्टर है, जिन्होंने आपकी फर्म में इन्वेस्ट किया हुआ है या आपको कर्जा दिया हुआ है, तो वो सेफ पोजीशन में, उनको पता है पैसा उतर जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये 2:1 से बढ़ना शुरू हुआ तो बेटा उनको डर लगने लग जाता है कि कंपनी कैसे उतारेगी हमारा पैसा। तो 2:1 तक माना जाता है आइडियल है, कंपनी कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं डूबती। लेकिन अगर ये 2:1 के बियॉन्ड जाना शुरू हुआ, कर्जा 2 गुने से भी ज्यादा भागना शुरू हुआ इक्विटी के कंपैरिजन में, तो बेटा इट विल इंडिकेट लॉन्ग टर्म रिस्की पोजीशन फॉर द कंपनी, की लॉन्ग टर्म में कंपनी शायद दे ना पाए ये पैसा बेटा। क्लियर बात? बाबू नेक्स्ट रेशो जो सोलवेंसी रेशो में हमें पढ़नी है वो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बाबू जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, क्लैरिटी पूरी होगी आपको क्या कहने का मतलब है। टोटल एसेट्स अपॉन डेट, डेट की कहानी वही बेटा जो अभी तक करी। टोटल एसेट्स बेटा नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स का टोटल करो, आ गया टोटल एसेट्स। बाबू पेपर थोड़ी सी ओछी हरकतें करेगा, रेशो का नाम है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, तो टोटल एसेट्स अपॉन डेट होगा क्या बेटा, कई बार आपको एसेट साइड गिवन ही नहीं होगी, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, एसेट साइड का टोटल हमेशा लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है। अगर ये टोटल उठा लोगे ये भी तो टोटल एसेट ही हो, तो घबराने वाली बात है ही नहीं इतनी कुछ खास, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी। खैर वैसे समझ में आया बेटा, सिंपल बात। बाबू अगर मैं इस पे एनालिसिस करूं, मैं ना रटवाना चाहूं इस रेशो को, तो मैं क्या समझता हूं इस रेशो से बेटा, ये और ये में कोई खासा अंतर नहीं है। यहां पर क्या आ रहा होगा, टोटल एसेट्स कितनी आ रही हैं 27 लाख रुपए और डेट कितना है 15 लाख, तो पता लग रहा है अच्छा बिजनेस में टोटल तो प्रॉपर्टी खड़ी करी हुई है 15 लाख की, जिसमें से लोगों के पैसे से 15 लाख की खड़ी हुई है, मालिकों का पैसा ही कितना लगा हुआ है, सिर्फ 12 लाख रुपए। समझ में आया? कोई खासा अंतर नहीं है बेटा, एनालिसिस लगभग सेम है। और बेटा थर्ड वन और आसान, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो बेटा ये क्या इंडिकेट करती है, ये बहुत सिंपल बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। तो बेटा फिर मैं बोलता हूं कोई खासा डिफरेंस थोड़ी है, इक्विटी आ रही है 12 लाख और टोटल एसेट आ रही है 27 लाख, पता नहीं लग रहा, बिजनेस में टोटल 27 लाख लगा है, 12 लाख ही लगा है मालिकों का जी।
ठीक है जी। तो कोई बेटा खासा अंतर नहीं है इन तीनों रेशो में, आप देखोगे सिंपल सिंपल बात करती है तीनों रेशो। क्लियर बात? मैं अभी तक क्लियर हूं इस बात को लेकर। तो बेटा ये सोल्वेंसी रेशो यहाँ फिनिश हो जाएगी, ये भी बता रहा हूँ आपको। अब लगभग 45 तक हमारे सारे इलस्ट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा जल्दी नहीं, मेरे को बहुत भगाना भी नहीं है, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ आज 40 तक कर दूँ, ठीक है। बहुत आराम से हो जाएंगे। 15 हैं बेटा, मैं 15 मिनट लूँगा सिर्फ, और कोशिश करता हूँ आपसे भी यहीं करा दूँ बचे हुए क्वेश्चन, ताकि बेटा कोई होमवर्क बने ना, ठीक है। ज़्यादा होमवर्क ना बने आपके लिए, ठीक है ना। हाँ मेरे को पता है तेरे को बहुत सारी बहनों के पास जाना है, तेरी बहुत सारी हैं। लो बेटा सुनना जरा अभी एक लास्ट बात। हाँ बाबू, इन दोनों की आइडियल रेशो गिवन नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ आगे भी कोई आइडियल मिलने नहीं वाली आपको, ठीक है ना। एक ICR है, उस पर आइडियल रेशो आएगी। सोल्वेंसी रेशो में एक लास्ट रेशो रहती है ICR, पहले उसका डिस्कशन बेटा BST में हो जाएगा, तब जाकर यहाँ पर करूँगा, ठीक है जी। चलो खैर, वैसे एक बात अब लास्ट बोल देता हूँ मैं बाबू, ये भी वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे जैसे हमने लिक्विडिटी रेशो को रिप्रेजेंट किया है। लिक्विडिटी रेशो को हम प्योर रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, सेम एज सोल्वेंसी को भी हम प्योर रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए बहुत आराम से सुन लो बेटा। सॉल्वेंसी रेशो ये बताती है कि फर्म की एबिलिटी कितनी है अपना लॉन्ग टर्म डेट पे करने की, ठीक है ना बेटा। लिक्विडिटी रेशो ये बताती थी कि हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ये बताती है कि फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीट आउट कर भी पाएगी या रह जाएगी बेटा। बाबू इसमें सबसे पहली रेशो है डेट इक्विटी रेशो, दैट सिंपली मींस डेट अपॉन इक्विटी। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, ठीक है ना। डेट का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा। इक्विटी ही वर्ड लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल मत लिखाना, बस सारा रायता फैल जाएगा, क्योंकि इक्विटी और इक्विटी शेयर कैपिटल में जमीन आसमान का अंतर है। इक्विटी से मेरा मतलब क्या, सुन लो बेटा। अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाऊं तो बेटा मैं बाबू 4 हेड देता था लायबिलिटी में, ठीक है ना। सबसे पहला हेड शेयर होल्डर फंड, देन बेटा छोड़ दो कैश शेयर, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट मुझे नहीं चाहिए अभी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बेटा इक्विटी से मेरा मतलब होता है शेयर होल्डर फंड से। शेयर होल्डर फंड में बेटा गिन के 3 बातें आती थी, शेयर वारंट वाली मुझे बात नहीं करनी, सिर्फ 2 ही समझ लो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल वर्ड है, शेयर कैपिटल समझते हो ना, दोनों शेयर कैपिटल, यानी कि बेटा इक्विटी में कुल मिला के गिनती की 3 चीजें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में दोनों शेयर कैपिटल आती है, चाहे आपने इक्विटी शेयर इशू करें चाहे प्रेफरेंस इशू करें, और बेटा सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस की कैटेगरी 9 थी जो हमने पढ़ी थी बेटा, याद है ना यार। तुम ऐसी शक्लें बनाते हो कुछ, फिर मेरे को लगता है क्या याद है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात करी है, सरप्लस की बात करी है। नेगेटिव होगा तो बेटा ऐसा नेगेटिव आइटम भी शो कर देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी हुई है, तो किसी का भी नाम आ सकता है, ठीक है ना। आपकी बेटा मेमोरी टेस्टिंग पूरी होगी यहाँ पर, ठीक है जी। चलो एक बात मैं प्रेफरेंस पे भी बोल देता हूँ, ऑल्दो मेरी नजर में बेटा प्रेफरेंस कभी ऑनर फंड होता नहीं, ठीक है ना। मुझे बनानी होती है अकाउंट्स में, यहां पर कभी ना चिपकाता बेटा इक्विटी, क्योंकि मेरा मानना क्या होता है बेटा, जिसका पैसा आपने आज नहीं तो कल वापस करना है वो कभी ऑनर फंड नहीं होता। मैंने अगर किसी का पैसा आज नहीं तो कल देना है बेटा, वो सिंपली कर्जा है, वो सिंपली डेट है। प्रेफरेंस का पैसा मैक्सिमम 20 साल तक रोका जा सकता है, 20 साल बाद उनके अमाउंट की प्रिंसिपल रीपेमेंट करनी पड़ती है, तो कहां से आप उसको ओनर फंड मानते हो। मेरी समझ के पार है ये, लेकिन बेटा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। चलो खैर बेटा, डेट से मेरा मतलब क्या होता है, देखो डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट ओनली। अगर मैं हम वर्ड सिर्फ डेट बोल रहे हैं, इसका मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि बेटा मैं इस रेशो में कंपेयर करने वाला हूं थर्ड वर्सेस फर्स्ट। रेशो क्या होता है बेटा, 2 फिगर्स के बीच में रिलेशन बताती है। याद है आपको पहले दिन ये बात लिखी थी, तो बेटा मैं 2 फिगर के बीच में रिलेशन बता रहा हूं। डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी एंड इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। तो बेटा इसका और इसका कंपैरिजन मैं करने वाला हूं, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा मैं बताता हूं, देखो पेपर कितनी अच्छी हरकत करता है, पूछेगा डेट इक्विटी रेशो, कभी ये नहीं देगा शेयर होल्डर फंड। कैसे कैसे देते हैं, देखो कैसे कैसे घुमाता है बेटा, जैसी मर्जी हरकत कर ले बेटा। आपको देता है नॉन करंट एसेट्स
समझ में आया क्या दिया? नॉन करंट एसेट्स। फिर क्या दिया? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किससे बनती है? CA माइनस CL। और क्वेश्चन ये थी नॉन करंट लाइबिलिटी। जब क्वेश्चन ये थी नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका मतलब मुझे डेट मिल गया। जब मुझे डेट मिल गया तो बेटा डेट तो चिपका दिया। अब मुझे दिया तो एनी शेयर होल्डर फंड, मुझे क्या क्या दिया? नॉन करंट एसेट्स दी, और क्या दिया बेटा? वर्किंग कैपिटल दी, और बेटा डेट दिया मेरे को, यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी दी। तो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? दिस प्लस दिस माइनस, अगर इन दोनों को कर दूं तो ये निकल जाएगा। यार बैलेंस शीट की क्वालिटी क्या होती है? ये बैलेंस होती है। जो इस साइड का टोटल है वही इसी साइड का टोटल है, ठीक है ना बेटा? अब हुआ क्या हुआ है, मेरे को ये दोनों चीजें दी हुई हैं इनडायरेक्टली, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल दी हुई है। बाबू अगर मैं इन दोनों चीजों में से ये दोनों चीजें डिडक्ट कर दूं तो बैलेंसिंग फिगर यही तो आएगी, ठीक है ना? तो बाबू मुझे क्या करना होगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है? CA माइनस CL। बढ़िया, ये माइनस करके दिया होता, और माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी भी कर दो तो कैलकुलेट हो जाएगा शेयर होल्डर फंड। तो क्वेश्चन बहुत अच्छी हरकतें करेगा, कर ले भाई, क्वेश्चन मुश्किल बन नहीं सकता ये, ठीक है जी। एक और फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ सकता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, किसी किसी क्वेश्चन में। बेटा कभी क्वेश्चन कहे कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में इतनी है और नॉन करंट लायबिलिटी इतनी है, तो मतलब क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का? बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है बिजनेस में लगा हुआ पैसा। और बेटा हम इसको बिजनेस में लगा हुआ पैसा नहीं मानते, तो 12 महीने के अंदर अंदर उतारना होता है बेटा, ठीक है ना? बिजनेस में लगे हुए पैसे का मतलब क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना? डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, और बेटा इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, ठीक है जी। और बेटा दूसरी रेशो क्या आती है? टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। सिंपल बात, टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट का मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट का टोटल करो, ये टोटल एसेट्स है, अपॉन डेट। डेट का एनालिसिस में कर चुका, रटना नहीं है, रीड करनी आनी चाहिए। बेटा मैं अगर बोलूं टोटल एसेट 27 लाख आई और डेट 15 लाख आया, तो आप क्या समझे इससे? कि बेटा बिजनेस में टोटल 27 लाख रुपए लगा हुआ है, लेकिन बेटा लोगों का ही 15 लाख रुपए लगा हुआ है। अपना तो आपने क्या ही पैसा लगाया बेटा, ठीक है जी। गंगा समझ आया बेटा? क्या बताया मैंने, बताइए जरा इसका मतलब। हाँ ये फिगर है बेटा, बताइए जरा बोलकर कैसे समझाया था मैंने। खड़ी हो फटाफट, जल्दी खड़ी हो, टाइम ना पास कर। हाँ बेटा रेशो का नाम है टोटल एसेट्स टू डेट। मैं बोलूं बेटा अगर मेरा एसेट या लायबिलिटी साइड का टोटल 27 लाख है और बेटा डेट है 15 लाख, तो आप समझो बिजनेस में टोटल 27 लाख लगा हुआ है, जिसमें से 15 लाख तो लोगों ने लगाया हुआ है, सिर्फ कर्जा ही कर्जा है 15 लाख का। तो यानी कि बेटा मालिकों का पैसा कितना लगा हुआ है? सिर्फ 12 लाख, ठीक है ना? और बेटा लास्ट रेशो इज प्रोप्राइटरी रेशो। सिंपल फॉर्मूला इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। दैट सिंपली मींस अगर बोलूं इक्विटी 12 लाख है और टोटल एसेट्स है बेटा 27 लाख, इससे भी वही बात समझ आ रही है कि 27 लाख में से 12 लाख ही लगाया मालिकों ने, सब कर्जा बाकी। रट्टा मत मारना, आसान हो जाएगा चैप्टर, बस मेरा मानना तो इतना है। आपने बेटा चैप्टर 1 पढ़ा है बहुत अच्छे से, इसी वजह से ना मुझे ये सब बातें बोलने में मजा आता है। वरना टीचर पता क्या कर रहा होता है? डेट रट्टा मारो, ये लिखो, इसमें बैंक लोन आ गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन आ गया, ये आ गया, ये सब आएगा डेट में। मैं तो ऐसा कुछ बताता ही नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ा है। मुझे तो सीधा सा बोलना डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी। आप याद करो एल डोल में क्या था बेटा, मुझे कुछ नहीं याद कराना आपको, ठीक है ना जी। चलो जी बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 26 से चर्चा शुरू करेंगे। हाँ जी बेटा बताओ, है बाबू? अच्छा नोट करना है, कर लेना। एक लास्ट बात ये भी बोल दूं जिन्होंने नहीं सुना, डेट इक्विटी रेशो आइडियल रेशो है 2:1। बाबू डेट इक्विटी रेशो का ही आइडियल रेशो मुझे गिवन है और लिक्विडिटी रेशो में दोनों का गिवन था। बाकी आगे शायद किसी का भी आइडियल रेशो आपको मिलेगा नहीं, एक आध का मिलेगा और किसी का नहीं मिलेगा। बाबू आइडियल रेशो से मेरा मतलब क्या है? अगर बेटा डेट इक्विटी रेशो 2:1 से बाहर निकला तो समझ लेना बेटा फर्म के लिए बहुत रिस्की पोजीशन है कि फर्म अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीट आउट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना? मतलब कहने का मतलब यह है बेटा मालिकों का पैसा लगा हुआ है बेटा 12 लाख और बेटा कर्जा हो गया 30 लाख, और ये रेशो आ रही है 2.5:1। सर कहीं ना कहीं समझ लेना बेटा मालिकों के हाथ से बात निकल रही है, शायद आप दे ही ना पाओ बेटा ये पैसा। और अगर ये 2:1 से अंदर अंदर है तो बेटा इजिली रीपे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगी।
ठीक है जी, फटाफट से नोट डाउन करना बेटा। चलो जी, तो तेरे कहने से करूँगा, तब भी नहीं बिठाता, तब भी मैं कोई ना कोई कमी निकाल दूंगा। तो मैं कह दूंगा राइटिंग साफ नहीं है, साफ राइटिंग में दोबारा रिपीट कर, टीचर के पास बहुत बार में। चलो जी, लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 26 करते हैं, पेज नंबर 5.29। बेटा कहते हैं कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, और आपको देता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। ऑल्दो मुझे इस क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट की जरूरत पड़ने नहीं वाली। लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 26। बेटा मुझे कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशो, और बेटा डेट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। बेटा डेट में गिनती की 4 चीजें शामिल होती हैं, याद है आपको? एल्डोल, यार बोलो यार, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है जी बेटा, इस क्वेश्चन में मुझे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं, यानी कि यही दोनों चीजें बस डेट में आ रही है। बेटा 1,20,000 और 50,000 यानी कि 1,70,000, और बेटा इक्विटी में शेयर कैपिटल पहली आइटम, रिजर्व्स एंड सरप्लस दूसरी आइटम, ये लो जी 3,60,000 रुपये। बेटा इसको रिप्रेजेंट करना है प्योर रेशो की फॉर्म में, कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 0.47:1। क्वेश्चन फिनिश। ठीक है जी, बात समझ में आई? इन्होंने बेटा एक और तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है इक्विटी, आएगा तो कर दूंगा, यानी कि मैं चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, तब भी वही आता शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। तो मुझे क्या जरूरत है करने की, जब इतना सिंपल मेरे पास गिवन है तो। ठीक है जी, चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27। इलस्ट्रेशन नंबर 27, डेट इक्विटी रेशो दोबारा कैलकुलेट करनी है, पढ़ना। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L अकाउंट। जब पढ़ रहे होते हो आप, मेरे दिमाग में चल रहा होता है इक्विटी में क्या क्या आ रहा है, ये शुरू की 5 आइटम इक्विटी में आ रही है, और उसके बाद बेटा डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों क्या है बेटा, डेट है, और बेटा करंट लायबिलिटी इसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना बेटा, आपको कैलकुलेट करनी है डेट इक्विटी रेशो, फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो बेटा सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट आइटम डेट है, 10% डिबेंचर और लोन फ्रॉम बैंक यानी कि 8 लाख रुपए, और शुरू की 5 आइटम इक्विटी है बेटा, 3 लाख, 4 लाख, 4 और 2, 640। बेटा इक्विटी आ रहा है 640। बेटा ये कैलकुलेट हो जाएगा अगर आप कैंसिल करोगे 8 से 10/8 यानी कि 5/4 यानी कि 1.25:1। हैं जी, इक्विटी कैसे है, शुरू की 5 चीजें देख। बेटा इक्विटी क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड क्या होता है बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहली आइटम इक्विटी शेयर कैपिटल है, दूसरी बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और P&L का बैलेंस। मैंने बोला था 9 तरीके के रिजर्व्स एंड सरप्लस पढ़े थे, ये तो 3 ही हुए अभी बेटा, ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस है। ठीक है ना, आपको नहीं आएगा, आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस याद नहीं है ना अभी भाई जी, इसी से पता लगता है ये असली बातें तो फर्स्ट चैप्टर की, किसको कितना याद हुआ। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 28, कैलकुलेट करना है दोबारा से डेट इक्विटी रेशो। ठीक है ना, मैं अब पूछूंगा, सबसे अच्छी बात ये रहेगी बेटा क्योंकि हर क्वेश्चन में सेम बात है। ठीक है ना, चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं हरी से ही। हरी कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशो, मुझे इसमें से बता दे बेटा डेट क्या क्या है। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 8%, 9% बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 3 लाख रुपए के, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, और 9% बॉन्ड। बेटा ये तीनों डेट हैं। ठीक है जी, 20 लाख, 25 लाख और 3 लाख, 48 लाख के तो बेटा डेट है। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, सीधा लिख रहा हूँ। 48 लाख के डेट हो गए बेटा,
एंड व्हाट अबाउट इक्विटी, इक्विटी बताएगा मुझे यश। यश भाई इक्विटी क्या क्या है, शुरू की 3, क्या बात कर रहा है यार, रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आता, देख के यही तो गड़बड़ हो जाती है। देख लो बेटा, शेयर कैपिटल, सेकंड आइटम दिया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, थर्ड आइटम दिया रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे रिजर्व आते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पहले से शामिल है बेटा। तो फर्स्ट और थर्ड आइटम, ठीक है ना, सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड, 30 लाख और 10 लाख 40 लाख। क्वेश्चन खत्म, बढ़े आगे। चलो जी बाबू, दिल की धड़कनें बढ़ती हुई आपके। चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 29। जितने होते जाएंगे बेटा उतने क्वेश्चन भी होते जाएंगे, इसका मतलब। चलो जी बेटा, डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है, और अब अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो तो बेटा मुझे कहीं इक्विटी गिवन नहीं है, यानी कि बेटा मुझे इक्विटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हो जाएगी, मुश्किल कुछ नहीं है। सुहानी बेटा, डेट कैसे कैलकुलेट करूं, क्या क्या डेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग की डेट है बेटा, इतनी मेहनत करी मैंने, आखिरी आइटम निकली। तो बेटा डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी, डेट क्या है बेटा, सिर्फ 12 लाख रुपए लास्ट आइटम। एंड व्हाट अबाउट इक्विटी, वंशिका कैसे कैलकुलेट करें इक्विटी। बेटा देखो, अगेन सिंपल सी बात बोलता हूं, देखो बेटा, अगर आप टी फॉर्म बैलेंस शीट बनाते थे, इससे ना बड़ा कन्वीनियंट होता है सोचना, ठीक है ना। मैं टी फॉर्म में ही बना रहा हूं एक बार। शेयर होल्डर फंड यहां पर आता है, नॉन करंट लाइबिलिटी यहां पर आता है, करंट लाइबिलिटी यहां पर आता है, नॉन करंट एसेट्स यहां पर आता है, करंट एसेट्स यहां पर आता है। मैं अभी वो सेकंड हेड की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, कहीं नहीं गिवन है, ठीक है जी। बेटा बैलेंस शीट के साथ ब्यूटी क्या है, ये बैलेंस होती है, एसेट्स का टोटल हमेशा लाइबिलिटी के बराबर होता है। मेरे को सारी एसेट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, मैं सारी एसेट्स में से अगर ये दोनों लाइबिलिटी माइनस कर दो तो क्या इक्विटी कैलकुलेट नहीं हो जाएगा। तो यही करना है आपको, और करना क्या है बेटा, ठीक है ना। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, ये तीनों बेटा नॉन करंट एसेट्स हैं। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये दोनों बेटा करंट एसेट्स हैं। और बाबू आपको ट्रेड पेबल देता है जो कि एक करंट लाइबिलिटी है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग देता है जो कि एक नॉन करंट लाइबिलिटी है। यानी कि बेटा शुरू की 5 आइटम जोड़ो, आखिरी के 2 डिडक्ट कर दो, बेटा आंसर आपके पास इक्विटी का होगा। 15 लाख, 6 लाख 21, 22 और 7 लाख 20 हज़ार, 29 लाख 20 हज़ार में से 13 लाख 20 हज़ार के 16 लाख। लो जी बेटा, आंसर आपके सामने है 0.75:1। एक गड़बड़ जो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, आप मत करना बाबू। जब भी कोई फिगर दी होती है ना, अगर आप ये लिखते हो ना 0.75, मैथमेटिकल टर्म्स में ये कोई चीज़ होती ही नहीं है, हमेशा बेटा 0.75 चीज़ होती है। मैं बहुत गड़बड़ करता हूँ, मेरे को बहुत जल्दी रहती है, मैं 0.75 ही लिखता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। आप ये गलती मत करना, टीचर का दिमाग खराब होगा तो इस पर भी नंबर कट जाएगा, ठीक है जी। बढ़े आगे, इलस्ट्रेशन 29 तक डन। आगे बढ़ते हैं बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 30। बाबू कमाल है ये भी इलस्ट्रेशन। डेट इक्विटी रेशो कैलकुलेट करनी है, गिवन है टोटल एसेट्स, टोटल डेट और करंट लायबिलिटी। बस मजा आ गया, मेरी तरफ देखना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में बेटा, हलवे बेटा। डेट अपॉन इक्विटी कैलकुलेट करना है। देखो आपको क्वेश्चन ने क्या दिया, टोटल डेट और करंट लायबिलिटी। कल पढ़ा था टोटल डेट का फॉर्मूला। टोटल डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट का मतलब होता है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है। अगर मैं टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि बेटा डेट, ठीक है ना। देखना जरा, 2,60,000 और 40,000 यानी कि 2,20,000, तो बेटा डेट तो आ गया 2,20,000। एंड व्हाट अबाउट इक्विटी, यही सोच लो। टोटल एसेट्स आपको देता है बेटा कितना, 8,10,000, और आपको क्या देता है, टोटल डेट। टोटल डेट का मतलब है ये दोनों, कितना दिया, 2,60,000। इसमें से ये माइनस करो, आ गया भाई 5,50,000 आएगा बेटा, ठीक है ना, यानी कि 0.4:1 खत्म, ठीक है ना। इससे सिंपल क्या होगा भाई चैप्टर, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, इससे आसान क्या हो सकता है। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना बाबू। लेकिन ना इसमें पता है क्या है, ये टॉपर्स में और बाबू ये बचकाने बच्चों में फर्क नहीं करता।
टॉपर भी पूरे नंबर ले आते हैं इस चैप्टर में बेटा, छोटे मोटे बच्चे भी पूरे ले आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, ठीक है ना। असली चैप्टर तो कुछ और है बेटा, अभी आएगी अगली बुक, पता लग जाएगा, वही है असली बुक तो। चलो जी बाबू, क्वेश्चन मजेदार है, इलस्ट्रेशन नंबर 31, 32 की शक्ल देख लो, ये आपका होमवर्क का पार्ट होगा कल। ये ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं बेटा, ठीक है ना। ये जब आधा आधा घंटा पीते हैं ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। चलो जी, वो आप ही पियाओगे बेटा, मेरे पास तो आधा घंटा होता नहीं बेटा, तभी तो मैं करता नहीं है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम लूँगा इसकी। चलो जी बेटा, कहता है तेरे पास बहुत टाइम है, तो बहुत वेला है भाई, तेरे तो 15-17 जो मैं इलस्ट्रेशन, हाँ रुक जा, इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9 दिए ना, और इलस्ट्रेशन 32, तो इनके क्वेश्चन भी करके आई हो। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 31 कहता है एज्यूम कर लो डेट इक्विटी रेशो 1:2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज, डिक्रीज और नॉट चेंज इट। बेटा डेट इक्विटी रेशो को एज्यूम करना है 1:2, यानी कि डेट को एज्यूम कर लूँ 1 लाख, इक्विटी को एज्यूम कर लूँ 2 लाख, और बेटा फिर मुझे बताना है इन आइटम में से कौन सी आइटम बेटा इंक्रीज करेगी बेटा डेट इक्विटी रेशो को, कौन सी डिक्रीज करेगी और कौन सी ऑल्टर नहीं करेगी, यानी कि कोई चेंज नहीं होने देगी। ठीक है जी, लो बेटा देखते हैं जरा एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 31 में पूरा करूंगा बेटा, 32 नहीं कर रहा हूं, ये होमवर्क का पार्ट है आपके। मुझे तो लग रहा है 128 क्वेश्चन होमवर्क देने चाहिए थे पहले दिन फॉर्मूले लिखवा के। फैलना नहीं क्या? डेट इक्विटी रेशो फॉर्मूला है बेटा डेट अपॉन इक्विटी, इसने बोला 1:2 है, यानी कि बेटा 1 लाख अपॉन 2 लाख। चलो जी बाबू, कहता है रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मेरे प्यारे बच्चे सामने देखना, कहता है आपने रीपे कर दी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यानी कि बेटा कोई कर्जा चल रहा था, कोई लोन चल रहा था, कहता है उतार दिया आपने 40,000 रुपए का। बेटा अगर मैंने कर्जा उतार दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो जाएंगी ना, दैट मीन्स डेट कम हो जाएगा। इक्विटी पे कोई फर्क पड़ा? इक्विटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, ये शेयर होल्डर फंड है, ये प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस। आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग उतारा है, रीपे करा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग को, वो डेट का पार्ट होता है बेटा। तो बाबू क्या रह गया रेशो में? 60,000 अपॉन 2 लाख, रेशो रिड्यूस हो गई बेटा। कितनी आई कैलकुलेट होकर? 0.3:1। 0.3 मत लिखना, ठीक है, ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और, 0.3 मत लिखना, कोई टर्म नहीं होती 0.3 मैथ्स में, ठीक है जी। 0.3:1 सिंपल। बेटा पार्ट 2 कहता है बेटा परचेज अ फिक्स्ड एसेट्स फॉर 50,000 ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। आपने बेटा एक फिक्स्ड एसेट्स खरीदी, कहता जो उधार है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में वापस करना है फिक्स्ड एसेट्स का उधार। अगर ये कुछ ना कहता है ना तो बेटा मैं क्रेडिटर मानता हूं उसको। अगर ये कहता फिक्स्ड एसेट्स उधार पर खरीदी, मैं एंट्री क्या करता हूं, फिक्स्ड एसेट्स डेबिट टू क्रेडिटर, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स बढ़ जाएंगी बेटा और क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर बढ़ेंगे मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। अगर ये सिंपल कहता फिक्स्ड एसेट्स खरीदी उधार पर खरीदी, तो बेटा यहां पर कोई इंपैक्ट ना आता, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ती और क्रेडिटर बढ़ते। बेटा ना तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स का कोई रोल है बेटा, ना ही यहाँ क्रेडिटर का कोई रोल है, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। लेकिन इसने बोला आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस, पेमेंट करोगे बेटा पता नहीं कब लॉन्ग टर्म में करोगे, दैट मीन्स बेटा लॉन्ग टर्म का कर्जा चढ़ गया, आने की बेटा नॉन करंट लायबिलिटी है ये तो, ठीक है ना जी। बस अब क्वेश्चन सिंपल है बेटा, 1 लाख अपॉन 2 लाख पहले ही था बेटा, जब आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदी उधार पर खरीदी और लॉन्ग टर्म में पैसे वापस करने हैं, तो बेटा नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ जाएगी 50,000 से, ठीक है ना। फिनिश, कुछ भी नहीं, क्या बचा बेटा? रेशो आई होगी 0.75:1। बेटा मेरी तरफ देखना, रेशो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई या नॉट ऑल्टर? बोलो, डिक्रीज। गधे तो गधे ही रहेंगे बेटा, इंक्रीज हुई रेशो। बाबू पहले रेशो क्या थी? 0.5:1, देख लो एक बार अच्छे से। और अब क्या हो गई? इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई या नॉट ऑल्टर? अभी बता रहे डिक्रीज। हाँ तो भाई वही कह रहा हूं मैं भी, इंग्लिश में बोल रहा था मैं। चलो जी आगे बढ़ना बेटा। थर्ड पॉइंट बेटा कहता है इशूड न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 75,000, जुड़ गया ना, ठीक है। हाँ जी, कहता है इशूड न्यू इक्विटी शेयर ऑफ 75,000,
नए शेयर इशू कर दिए 75,000 के, बेटा क्या होगा इससे? इक्विटी बढ़ जाएगी बाबू, अपॉन 2 लाख प्लस 75,000 मेरे इक्विटी शेयर और बढ़ जाएंगे बेटा। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी। लो जी, पार्ट नंबर 4, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। अब मेरी तरफ देखना, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कुछ ना समझ आए और जर्नल एंट्री के मास्टर हो तो जर्नल एंट्री भी सोच लोगे ना, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। कहता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल करंट लायबिलिटी होती है, याद है आपको? अदर करंट लायबिलिटी में कहीं लिखते थे बेटा 11 आइटम 13 आइटम, वहां पर डिविडेंड पेबल लिखवाया हुआ है। आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दैट सिंपली मीन्स, तो बेटा अगर मैंने पेमेंट कर दी डिविडेंड पेबल की, यानी कि बेटा मैंने करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, मैंने तो एंट्री करी होगी बेटा डिविडेंड पेबल टू कैश, यानी कि बेटा इसने करंट लायबिलिटी और करंट एसेट पे इंपैक्ट डाला होगा। तो बेटा यहाँ कौन सी करंट एसेट कौन सी करंट लायबिलिटी, कुछ भी नहीं होगा यहाँ तो। ठीक है ना। 5th पार्ट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, क्रेडिटर बढ़ गए और बेटा स्टॉक बढ़ गया, यानी कि करंट एसेट्स बढ़ गई और करंट लायबिलिटी बढ़ गई। यहाँ कौन सा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का कुछ होने वाला है, यानी कि बेटा अगेन नॉट ऑल्टर। बेटा आगे 6th वन, पेमेंट टू ट्रेड पेबल। 4th और 6th में क्या अंतर है बेटा? सेम ही तो बात है, यानी कि ये भी कोई ऑल्टर नहीं करेगा बेटा डेट इक्विटी रेशो को। समझ आई बात? ओके बात। इलस्ट्रेशन नंबर 31 फिनिश। 32 बेटा होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं 33 पर आते हैं। और बेटा अब यहां से रेशो भी बदल गई, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, होने दो बेटा। कंप्यूट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बाबू टोटल एसेट अपॉन डेट इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन रीड करना। ये बताएगी मेरे को गंगा। गंगा टोटल एसेट्स कैसे बनेगी बेटा, फटाफट से बता दे। इलस्ट्रेशन नंबर 33, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो का क्वेश्चन है बेटा। फॉर्मूला टोटल एसेट्स अपॉन डेट। चलो जी, टोटल एसेट्स कैसे बनेगी? फिक्स एसेट्स में प्लस कर दिया और करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बस बन गई। तो और क्या? लो बेटा मेरी तरफ देखना। सर टोटल एसेट्स कैसे बनती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का शॉर्टकट याद है? FNDLO। फिक्स एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड प्रोविजंस और बेटा अदर नॉन करंट एसेट्स। ठीक है ना। आपको दो ही दी बेटा लकीली, फिक्स एसेट्स दी हुई है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दोनों से नॉन करंट एसेट्स बन गई और करंट एसेट्स दी हुई है। तो बेटा शुरू की 3 आइटम का टोटल करो 25,60,000। लो जी बेटा, एंड व्हाट अबाउट डेट? गंगा तो ही बताएगी डेट का क्या करो। बेटा टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है ना। टोटल डेट का मतलब ही क्या होता है बेटा? लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी कि बेटा नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। और मुझे फॉर्मूला में क्या चाहिए बेटा? अपॉन में डेट। डेट का मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि बेटा सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है ना। मुझे बेटा ये कैलकुलेट करनी है, मुझे टोटल डेट पता है, साथ ही साथ इसने मुझे कुछ करंट लायबिलिटी भी दी। देखो ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है और बैंक ओडी भी बेटा करंट लायबिलिटी है। तो बेटा अगर मैं टोटल डेट जो मेरा 18.5 लाख का है, इसमें से बेटा सारी शॉर्ट टर्म डेट माइनस कर दूं, यानी कि करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं, तो आ जाएगा बेटा डेट। देखना बेटा तीनों का टोटल कितना बैठता है, 90 1 10 2.5 लाख, यानी कि बेटा 16 लाख आ जाएगा। तो बेटा ये लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया खत्म बेटा, फिनिश। ठीक है ना। 1.6:1। ठीक है जी। मैंने ज़्यादा नहीं कराया बेटा, मेरा टारगेट 40 तक था, वैसे ये बता दूं मैं। ठीक है। और बिल्कुल थके हुए क्वेश्चन है ये आगे के भी। ठीक है चलो कोई नहीं, ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं डाल रहा, सुन लो लेकिन एक बात बाबू। इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7, 8, 9 और 31 की प्रॉब्लम परसों। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 33 तक किसी की कोई प्रॉब्लम रह गई है, जैसे कि आज भी अभी कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है, इक्का दुक्का मैं प्रॉब्लम अभी ले लेता हूँ, बाकी कुछ रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 तक तो कल ही फिनिश करके कल ही प्रॉब्लम लोगे। ऑन कॉल ले लेना, आना हो आ जाना, फोन कर देना। ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।